हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों देखिए आज हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है। प्यारे बच्चों आज हमने लिख रखा है इक्विवेलेंट मास। प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट मास से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी बना रखी है और वहां पर हमने देखा था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तभी आपको इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पता चलेगा और तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चों वो जो वीडियो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बनाई है। आप लोगों ने कहीं से भी इक्विवेलेंट मास पढ़ रखा हो, अगर कोई भी बच्चा है जो कि इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, अगर वो उस वीडियो को देख लेता है और अच्छी तरह से देख लेता है मन से, तो वो इक्विवेलेंट मास के बारे में जरूर समझ जाएगा और अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो प्यारे बच्चों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे तरह से समझ पाएं। प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने ली है आपकी फेवरेट बुक एच.सी. वर्मा और इससे हम कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि अगर आप उनको रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस बहुत ही बड़े होते हैं, काफी लेंदी होते हैं। और अगर कोई बच्चा पहले से ऐसे क्वेश्चंस मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर रखा होगा तो वो निश्चित रूप से 90% चांस है तो कि वो गलत ही करेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। इसलिए रेगुलर मेथड से सॉल्व करने से अच्छा है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है, जैसा कि ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट पता है तो वो क्वेश्चंस भी चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा उन क्वेश्चंस को मैं कैसे बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चंस क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लोग ढूंढते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यहाँ पर एग्जाम्पल पहले हम लिया है, हमने एग्जाम्पल नंबर 9 वो हमने लिया है। तो जरा देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक काम मैं और कर लेता हूँ, क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब जो लोग नहीं पढ़ रखे हैं उनको भी थोड़ा पता चल जाए ताकि वो क्वेश्चन को समझ पाए। तो जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट मास के बारे में जरा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास सिस्टम है, ये मास मान लीजिए m1 है और एक और मास है m2। इस तरह से कोई सिस्टम है प्यारे बच्चों, अगर तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम देखें इतना और इस पूरे को हटा करके, इतने सिस्टम को हटा करके इस रस्सी से, ये जो रस्सी है भाई ये सिस्टम कहां से जुड़ा है, इस रस्सी से जुड़ा है। तो इस रस्सी से इस सिस्टम को रिमूव कर दीजिए और इसी रस्सी पर केवल और केवल एक सिंगल मास लटका दीजिए, मतलब इस रस्सी से केवल और केवल एक सिंगल मास को लटका दीजिए, सिंगल मास को। और इसका जो मास है मैं मान लेता हूं m, कैपिटल है। तो प्यारे बच्चों ये अकेला मास इस रस्सी पर जो भी प्रभाव उत्पन्न करे, तो अगर वही प्रभाव ये पूरा सिस्टम मिल करके उस रस्सी पर उत्पन्न करे तो निश्चित रूप से मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मास है इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट मास होगा, है ना प्यारे बच्चों। और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 4m1m2 अपान m1 प्लस m2, ये इसकी वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू कैसे आती है इसको अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक प्यारे बच्चों। तो अगर जिसको अभी ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो केवल इस फार्मूले को याद रख ले तो उसका काम हो जाएगा, अच्छे से उसको समझ में सब आ जाएगा। तो एक बार इस फार्मूले को हम ऊपर लिख लेते हैं, m इज इक्वल, हम इसको जरा EQ लगा लेते हैं ताकि पता चले कि ये इक्विवेलेंट मास है। EQ का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। तो m इक्विवेलेंट ये होगा 4m1m2 अपान m1 प्लस m2, ये हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट मास के लिए फार्मूला होगा। तो अब हम अगर फार्मूला समझ गए हैं तो अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 3 blocks of masses m1 m2 and m3 are connected as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. Find the acceleration of m1. तो
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है, और उसके बाद बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक, और इस क्वेश्चन को पहले हम रेगुलर मेथड से देखेंगे ताकि आपको पता चले कि रेगुलर मेथड से ये कितना बड़ा पड़ने वाला है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट से, और बहुत ही आसानी से चुटकियों में तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा फिर ये। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। ऐसे पुली है और इस पुली के माध्यम से एक मास m1 इस तरह से इससे जुड़ा हुआ है बच्चों, और इसी पुली के माध्यम से ये जो रस्सी है, ये रस्सी इस तरह से आती हुई इस तरह नीचे आती है, और इसका जो ये एंड है इस रस्सी का, ये एक दूसरी पुली से बंधा हुआ है इस तरह से, और इस पुली से एक और रस्सी है जिसके माध्यम से दो मास कुछ इस तरह से लटके हुए इस तरह से। अब उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम पूरा फ्री हो जाए ना, चलने लग जाए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब हम बुक को रख देते हैं, बुक को हम लोगों ने रख लिया। अब इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे रेगुलर मेथड से, तत्पश्चात हम इसको सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, अगर हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो हम मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a होगा। प्यारे बच्चों, अगर इसका एक्सेलरेशन a है, यानी कि ये एक्सेलरेशन a से इधर चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो पुली है ये भी एक्सेलरेशन a से इधर की ओर चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि जो रस्सी है उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती कभी भी। जो रस्सी की लेंथ शुरू में है वही हमेशा ही बनी रहती है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, यानी कि रस्सी कैसी मानी जाती है? इनएक्सटेंसिबल मानी जाती है। तो पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा तो ये पुली भी एक्सेलरेशन ए से ही नीचे की ओर चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी है उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका ए हो गया। और देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो मास है ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर चल रहा होगा, और ये जो मास है ये a3 एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा होगा। और चीजें क्या हो सकती हैं? यहाँ पर हो सकता है T, अगर इस पे T एक टेंशन फोर्स है तो यहाँ पे कितना होगा 2T, और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर भी पहले बच्चों 2T टेंशन फोर्स होगा। अब देखिए पहले बच्चों, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पर A हो गया एक वेरिएबल, T हो गया दूसरा वेरिएबल, A2 हो गया तीसरा वेरिएबल, और A3 हो गया चौथा वेरिएबल। यानी हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, और अगर हम 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस भी होने चाहिए। और जब हम 4 इक्वेशंस को प्राप्त कर लेंगे तो उन्हीं चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनमें से किसी की भी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है कि m1 का एक्सेलरेशन बताइए, तो m1 का एक्सेलरेशन हमने माना है a, तो हमें a की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो प्यारे बच्चों, a की भी वैल्यू अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी हमें 4 के चारों इक्वेशन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 4 इक्वेशन प्राप्त करने होंगे और फिर उनको हमें सॉल्व करना होगा, और तब जाके हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 इक्वेशंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, 3 इक्वेशन तो हम बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसका FBD बना लें, एक इसका FBD और एक इसका FBD। तो इन तीनों के FBDs बना करके हम 3 इक्वेशन बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो वेरिएबल्स हैं वो 4 हैं, तो एक इक्वेशन और चाहिए होगी। एक इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे? उसको हम कंस्ट्रेंट रिलेशंस के जो रूल्स हैं उनके माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इनके FBDs बना लेते हैं और उनके माध्यम से हम कुछ इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो जरा देखिए, m1 का अगर हम FBD बनाएं तो इस पर जो फोर्स है वो 2T है, और इसका एक्सेलरेशन हमने माना है a, तो मैं लिख सकता हूं कि 2T = m1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगर हम m2 का FBD बनाने तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा? m2g, और ऊपर T फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन a2 से नीचे आ रहा है, तो इसके लिए फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी?
m2g माइनस टी इक्वल m2a2। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ तीसरी इक्वेशन इसके डी से प्राप्त कर लेंगे m3, और ये a3 से नीचे आ रहा है। अब देखिए इसमें फोर्सेस क्या क्या है, m3g नीचे की ओर और t ऊपर की ओर। तो अगर a3 से नीचे आ रहा है तो क्या फोर्स इक्वेशन हो सकती है, m3g माइनस टी, m3g माइनस टी इक्वल m3a3। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब तीन इक्वेशन हम प्राप्त कर चुके हैं, चौथा इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब चौथे इक्वेशन को प्राप्त करने से पहले कुछ बातें हम समझ लें ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए पहले बच्चों, अगर हमारे पास एक पुली कुछ इस तरह से है और उससे एक रस्सी के माध्यम से इस तरह से दो ब्लॉक्स बंधे हुए, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए बंधे हुए। प्यारे बच्चों, अगर ये जो पुली है वो एक से नीचे आ जाए, मतलब एक से नीचे यानी ऐसे ऐसे एक से नीचे आ जाए, तो ये ब्लॉक्स भी कुछ नीचे चल जाएंगे, कुछ नीचे चल जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ये एक से नीचे आ गए, तो एक चीज देखिए पहले बच्चों, इस पुली के ऊपर रस्सी इस तरह से हमेशा है, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी पुली के ऊपर इस तरह से रस्सी बनी हुई है। तो अगर ये एक से नीचे आई है तो जरा देखिए यहां पर देखिए, अगर ये एक से नीचे आई है तो रस्सी इस एंड से भी एक से नीचे आई होगी और इस एंड से भी एक से नीचे आई होगी। भाई रस्सी तो दोनों एंड से एक से नीचे आई है, तो अगर पुली एक से नीचे आई है तो रस्सी कितनी नीचे आई है, 2x। अगर पुली एक से नीचे आई है तो रस्सी आई होगी 2x से नीचे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो रस्सी है उसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब अगर इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती तो देखिए ये 2x से नीचे आई है, इसके x चलने पर ये 2x से नीचे आई है, तो इन दोनों ब्लॉक्स को इस तरह से चलना होगा नीचे की ओर कि ये 2x जो लंबाई है उतना ही चल जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो ये 2x लूज होने की कोशिश हो रहा है। भाई देखो 2x से नीचे आई है तो 2x तो लूज होने की कोशिश हो रही है ना, 2x लंबाई के बराबर लूज होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये लूज भी नहीं हो सकती, ना तो ये तन सकती है ना ही लूज हो सकती है। जितनी ये इनिशियल लेंथ थी उतनी ही हमें बनाए रखना है। देखिए अगर ये 2x इधर से लूज होने की कोशिश कर रही है तो इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे चलना होगा कि ये 2x इधर की ओर टाइट कर दे, यानी 2x मिल करके ये दोनों चल जाए, ये दोनों मिल करके 2x से नीचे चल जाए, तो हमारी जो रस्सी की लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अब जरा इसी तरह से यहां पर देखिए, अब देखिए ये तो हमारी लेंथ पर बात हो गई। इसी तरह से अगर वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो अगर ये v स्पीड से नीचे आ रही है ना तो रस्सी 2v स्पीड से नीचे की ओर आएगी। कितनी स्पीड से? 2v। तो ये दोनों मिलकर के इस तरह से चलेंगे कि ये 2v स्पीड के बराबर रस्सी को नीचे की ओर ला सके, क्योंकि 2v स्पीड से अगर नीचे आ रही होगी तो 2v स्पीड से रस्सी को लूज करने की कोशिश करेगी और ये दोनों मिलकर के 2v स्पीड से टाइट करने की कोशिश करेंगे, तो रस्सी की जो लेंथ है ना वो कांस्टेंट बनी रहेगी। इसी तरह से एक्सीलरेशन अगर देखने हो तो अगर एक्सीलरेशन ए से ये पुली नीचे चल रही है ना तो दोनों एंड 2a से चल जाएंगे रस्सी को। भाई अगर पुली ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है तो रस्सी 2a से नीचे की ओर आ रही होगी, तो इन दोनों को ऐसे चलना होगा कि 2a के बराबर एक्सीलरेशन दें मिल करके। भाई दोनों मिलकर के 2a के बराबर नीचे चला पाए रस्सी को, है ना, तभी तो रस्सी की लेंथ कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यहां पर देखिए अगर ये एक्सीलरेशन ए से पुली चल रही है तो इसके साथ साथ ये जो रस्सी है ये 2a से नीचे की ओर जाएगी, तो ये दोनों मिलकर के 2a से ही नीचे चलने चाहिए ताकि जो रस्सी की लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रहे। तो जरा देखिए इसका अगर एक्सीलरेशन ए है तो रस्सी कितने से नीचे को ले, ये रस्सी को, ये जो पुली है रस्सी को कितने एक्सीलरेशन से नीचे की ओर ले जाएगी? 2a से। तो ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये इस तरह से मिल करके चले कि 2a से ही नीचे की ओर चलेंगे, तो रस्सी की जो लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो देखिए इनका जो एक्सीलरेशन है a2 प्लस a3, भाई दोनों को मिल करके चलना है ना 2a के बराबर, तो ये एक चौथी इक्वेशन हो जाएगी। मतलब ये दोनों मिलकर के ऐसे चल रहे हैं कि रस्सी की लेंथ 2a से नीचे की ओर बढ़े, ठीक, ये 2a से लूज करने की कोशिश करेगी ये जो पुली है और ये 2a से टाइट करने की कोशिश करेगी, तो रस्सी की लेंथ कांस्टेंट बनी रहेगी। ये चौथा इक्वेशन है।
प्यारे बच्चों, हो सकता है मेरी जबान थोड़ा लड़खड़ा रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जस्ट अभी अभी इसको बताने से पहले, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लगभग आधा घंटा में चिल्लाया, लेकिन वीडियो 8 मिनट कुछ सेकंड की रिकॉर्ड हुई थी। बीच में फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन को साइलेंट में कर रखा था और पता नहीं वीडियो कैसे रुक गई। वीडियो फ़ोन आने पर रुकती नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे रुक गई और मैं जान भी नहीं पाया क्योंकि फ़ोन साइलेंट में था और जब मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। 8 मिनट कुछ सेकंड की रिकॉर्ड हुई थी, तो मैंने उसको डिलीट करके पूरा नया फिर से शुरू किया। तो अब नया टॉपिक है, आधे घंटे चिल्लाने के बाद उसी टॉपिक पर अगर फिर से वीडियो बनाओ तो मन नहीं चलता है, साथ ही साथ थोड़ा ऊर्जा भी खत्म हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा लड़खड़ाहट जबान में आ सकती है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। इसको जरूर समझ लीजिएगा एक बार और ध्यान से। अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रा यहाँ पर समझिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम यहीं पर डायरेक्ट आते हैं। अगर ये पुली ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो पुली के साथ साथ रस्सी किस एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगी, कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी? 2 एक्सेलरेशन से नीचे लूज होने की कोशिश करेगी। लूज कैसे? अगर ये दोनों ब्लॉक्स अपनी स्थिति पर ही बने रहे, नीचे की ओर ना चले, तो अगर ये नहीं चल रहे लेकिन पुली के साथ साथ ये दोनों तो चल रहे हैं ना, तो रस्सी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। लेकिन अगर ये ब्लॉक भी जिस तरह से ये लूज हो रही है, जिस तरह से लूज हो रही है, अगर ये दोनों मिलकर के इतना ही इसको टाइट करें तो निश्चित रूप से जो लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि रस्सी की जो लेंथ है हमें कांस्टेंट चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर के कैसे चल रहे हैं, A2 प्लस A3 से नीचे चल रहे हैं, तो ये मिल करके कितने एक्सेलरेशन से नीचे चलेंगे? जितने एक्सेलरेशन से लूज होने की कोशिश करेगी, यानी 2a से। तो अब आपको हो सकता है चौथा इक्वेशन भी समझ में आ गया हो। इसी इक्वेशन को प्राप्त आप कर सकते हैं कैसे? इस पुली के फ्रेम में जाकर के, ठीक है, लेकिन उसको हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत हो गया है। तो प्यारे बच्चों, 4 इक्वेशन हमने प्राप्त कर ली है। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम बहुत ही आसानी से a की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कुछ चीजें मिटा लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर जगह हो जाए। ये फिगर मिटा लेते हैं सारे, क्योंकि इन फिगर्स की जरूरत अब हमें नहीं। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन हो गए। ये चारों इक्वेशन हैं प्यारे बच्चों। अब हमें चाहिए a, तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन को जरा देखिए। हमारे पास A2 प्लस A3 बराबर 2a है, तो अगर हम M3 को इधर डिवाइड कर लें तो इधर सिर्फ A3 बचेगा, इसी तरह से M2 को इधर डिवाइड कर लें तो सिर्फ A2 बचेगा। फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो राइट हैंड साइड में मिलेगा A2 प्लस A3 और वहां हम डायरेक्ट 2a लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन से हम एक काम कर लेते हैं कि M3 को इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर जब डिवाइड करेंगे तो ये M3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो G बचेगा इधर और इसमें बचेगा T/M3, इधर बचेगा A3। ये हमारे पास पांचवी इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? M2 को इधर ले आइए तो G माइनस T/M2 A2, ये बचेगा। तो ये छठवीं इक्वेशन हो गई। अब क्या एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड कर लेंगे ना तो इधर मिलेगा A2 प्लस A3 और A2 प्लस A3 की जगह में हम 2a लिख लेंगे और तब हम a की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो a की वैल्यू तो हमें निकालना है ना, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। अब जब इनको ऐड करेंगे तो इधर देखिए क्या मिलेगा, 2g माइनस T/M3 माइनस T/M2 इक्वल्स A2 प्लस A3, ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जरा मैं और चीजें मिटा लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह हो जाए। इसको भी मिटा लो, इसका भी काम कर रहे हैं, और अगर हम इतना प्राप्त कर लिए हैं तो अब इसका भी काम करते हैं। ठीक है, और इन दोनों की जगह में देखिए A2 प्लस A3 की जगह में हम लिख लेते हैं 2a यहां से, क्योंकि A2 प्लस A3 कितना है 2a,
अब इसको भी निकाल लीजिए, इसका भी काम खत्म। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए टी यहाँ पर अभी भी अननोन चीज है, तो इसको भी लिख लीजिए। टी कितना है यहाँ पे देखिए, टी इक्वल m1a/2, ये यहाँ से यहाँ रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2g माइनस टी लिख लीजिए, कितना आया है m1a/2, नीचे है m3 माइनस m1a/2, नीचे है m2 इज इक्वल्स 2a। अब यहाँ पर एक काम हम कर लेते हैं, इस 2 को इधर डिवाइड कर लीजिए 2 से, क्योंकि हमें केवल a चाहिए, उधर a की वैल्यू तो चाहिए ना हमें, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इधर बन गया g माइनस m1a/4m3 माइनस m1a/4m2 इज इक्वल्स a। अच्छा, इधर भी अभी a है, तो इन टर्म्स को भी हमें उधर ले जाना होगा। ठीक है, इनको भी उतार लिया जाए, ताकि इन सभी से a को कॉमन ले लिया जाए और बाकी कॉमन पार्ट को इधर डिवाइड कर लेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो जरा देखिए, इन सबको उधर ले जाते हैं, तो a प्लस m1a/4m3 प्लस m1a/4m। अब यहां से a को कॉमन ले लीजिए, a को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस m1/4m3 प्लस m1/4m2। अब यहां इसको डिवाइड कर लीजिए, जी को, जी पे ये पूरा पार्ट नीचे ले आइए, तो g/1 प्लस, अब देखिए m1 भी इधर कॉमन है ना, तो m1/4 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लीजिए, अंदर लिख लीजिए m3 1/m2, ये मिल गया, इधर मिल गया a, ये आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये रहेगा आंसर। आपने देखा कितना लेंथी था। अब इसी क्वेश्चन को हम तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट से। तो जरा देखिएगा, एक बार और इसका फिगर बना लिया जाए। यहां पर इस तरह से था प्यारे बच्चों अपने पास, ये m1 था, m1, ठीक है, यहां पे इस तरह से था m2 m3। प्यारे बच्चों, ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसा अगर सिस्टम है हमारे पास, तो मैंने बोला था अगर ऐसा सिस्टम है तो इस पूरे सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट मास अगर लिखना है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये यही है। अब जो फार्मूला था, वहां जो सिस्टम दिया गया था वहां m1 और m2 थे, तो यहाँ m1 और m2 है, लेकिन इस m1 और m2 की जगह यहाँ m2 और m3 है, तो हम m1 की जगह m2 और m2 की जगह m3 लिख लेंगे। मतलब फार्मूला यही यूज करेंगे, और जो यहाँ मासेस दिए हैं, मासेस हम यहाँ वही रखेंगे जो यहाँ दिए। तो इस पूरे सिस्टम की जगह केवल और केवल एक सिंगल मास को हम लटका लेंगे, केवल और केवल एक सिंगल मास को, जैसा कि हमने वहां भी देखा था। इक्विवेलेंट मास का मतलब यही है कि इस पूरे सिस्टम को हटा करके एक केवल और केवल एक मास को लटका दीजिए, और जिसका मास होगा इतना, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे m इक्विवेलेंट। अब प्यारे बच्चों, m इक्विवेलेंट होगा कितना? देखिए 4m2m3/m2 प्लस m3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक m2 ब्लॉक था, एक m3 का ब्लॉक था, तो यहाँ m2 और m3 रखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो देखिए, ये हमारे पास सिस्टम अब आ गया। अगर ये एक्सेलरेशन a से चल रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन a से ही नीचे चलेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। अगर एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा तो ये एक्सेलरेशन a से इधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक्सेलरेशन a अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ये पूरा सिस्टम नीचे की ओर चल क्यों रहा होगा, मतलब ये ऐसे क्यों चल रहा होगा, या ये ब्लॉक ऐसे क्यों चल रहा होगा? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस सिस्टम को ऐसे चला रहा है। कौन सा फोर्स? ऐसा। भाई m इक्विवेलेंट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स m इक्विवेलेंट इनटू g। ये फोर्स इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम m इक्विवेलेंट g अपॉन मास कितना है m1 प्लस m इक्विवेलेंट। भाई टोटल मास लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इतना है और चला किसे रहा है? इन दोनों को तो चला रहा है ना। एक्सेलरेशन ए से ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों को चला रहा है, इसलिए संपूर्ण मास रखेंगे ना नीचे। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सेलरेशन, निकाल पाएंगे यहाँ से। आपको क्या करना है? सिर्फ
इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रख देना है यहाँ से, आंसर निकल जाएगा। जरा रख लीजिए, देखिए 4m2m3 अपान m2 प्लस m3 g अपान m1 प्लस m इक्विवेलेंट यहाँ भी रख लीजिए। देखिए पहले बच्चों, इसको केवल सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। कहीं भी यहाँ पर कोई झंझट ही नहीं है। वहां पर देखिए कितना झंझट था, यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, सीधे आंसर निकाल पाएंगे। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम इसके एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा, 4m2m3 अपान g, और ये इसके एलसीएम से ये m2 प्लस m3 तो कट ही जाएगा, समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, 4m2m3 ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो a की वैल्यू यहाँ तक ये मिली। देखिए ऊपर हमें केवल g चाहिए, हमें ऐसा ही एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब मुझे ये दिखाना है कि सेम आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस आंसर में अगर ऊपर g है तो यहाँ भी हमें ऊपर g ही केवल चाहिए। तो बाकी टर्म को आप नीचे ले जाओ, g अपान यहाँ पे देखिए क्या है, m1 अपान 4m2m3, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 यही है ना, हाँ ये है यहाँ पर, और आगे है 4m2m3 अपान 4m2m3, ये हो गया। जब इसको नीचे ले गए तो ये मिला। अब ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ मिला 1। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये सब मिटा लेता हूँ और इसको इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो मिला g अपान, देखिएगा ये 1, ये केवल 1 है ना, 1 को मैं इधर लिख लेता हूँ, बाकी चीजों को इधर लिख लेता हूँ। तो देखिए m1 अपान 4 को यहाँ लिख रही और m2 m3 को इस पर ले जाइए, कोष्टक के अंदर ले जाइए, तो क्या मिलेगा, 1 अपान m2 प्लस 1 अपान m3, यानी सेम आंसर यहाँ से भी फाइंड कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से, तुरंत ही चुटकियों में। तो आपने देखा कितना आसान है। प्यारे बच्चों, अभी केवल और केवल मैं यही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसके पहले जो वीडियो में रिकॉर्ड किया था उसमें और भी क्वेश्चंस कराया था, लेकिन अब दोबारा मन नहीं चल रहा। तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है अपने से, और अगर नहीं आएंगे तो मैं जरूर यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और अगर नहीं भी कमेंट करेंगे तो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। देखिए वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज में आइएगा इसी चैप्टर पे, तो 15 नंबर, 22 नंबर एंड एक है अपने पास 28 नंबर। तो इस तरह से ये सारे ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स मतलब सॉरी ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। और भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 15 नंबर, 22 नंबर एंड 28 नंबर, इनको सॉल्व करके देखिएगा। इस मेथड से, इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत ही काम का चैनल होने वाला है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।